नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा का पाठ क्रमांक 5 जिनके कवि है सुमित्रा नंदन पंत और उनकी एक कविता है। उन कविता का नाम है संध्या के बाद। संध्या के बाद कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। इस कविता में कुल 16 अंतरा है, 16 पद है। उनमें से आधे पद आज पढ़ेंगे, आधे अगले वीडियो में। ये जो संध्या के बाद कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत के एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है ग्राम्या, जिनका प्रकाशन 1940 में हुआ था। यह संध्या के बाद जो कविता है यह ग्राम्या से ली गई है। ग्राम्या के अंदर कवि पंत जी ने ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस ग्राम्य ग्रंथ है, इस किताब के अंदर पंत जी ने ग्रामीण जीवन की सामाजिक संस्कृति का यथार्थ रूप से चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और आज की कविता है, उस कविता का शीर्षक है संध्या के बाद। और इस कविता के अंदर कवि पंत जी संध्या के बाद यानी सूर्यास्त के बाद होने वाले प्रकृति में परिवर्तन और समाज के अंदर, वातावरण के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो पहले पद के अंदर कवि पंत जी जो है सूर्यास्त होता है और अस्त होने के बाद में सूर्यास्त के समय ग्रामीण जीवन में कैसा परिवर्तन होता है, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। जैसे मैं पहला अंतरा पढ़ रहा हूं, आपके पास में किताब है तो उनमें ध्यान दीजिए, नहीं तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिए। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठा अब तरु शिखरों पर। यहां पर कवि ने एक पक्षी के माध्यम से कहा है कि जो सूर्य एक पक्षी है और वो अपने पंख समेटकर वो तरुण वृक्षों की शिखरों पर जाके बैठ गया है, ऐसा लग रहा है। फिर लिखा ताम्रप्रण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्जर। ताम्रप्रण यानी तांबे के रंग के समान लाल, पीपल से उनके पत्तों के समान, शतमुख सैकड़ों मुखों वाले, झरते में झर रहे स्वर्णिम निर्जर यानी सुनहरे झरने के रूप में वो झर रहे हैं। अर्थात सूर्य अस्ताचल की तरफ है, पक्षी का रूप दिया है और वो एक वृक्ष की शाखा के ऊपर जाके बैठा है और उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई तांबे के रंग के समान पूरा वातावरण हो गया है और ऐसे झरना झर रहा है। अब सूर्य अस्त हो गया है और अस्त होता हुआ सूर्य कैसा लग रहा है, कवि और आगे कह रहे हैं कि ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। क्षितिज वो जगह होती है जब धरती और आकाश के मिलने का एक काल्पनिक स्थान होता है। हमें लगता है कि दूर से हम देखते हैं ना तो धरती और आकाश मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। उन मिलने वाले स्थान का काल्पनिक नाम है, उस काल्पनिक स्थान का नाम है क्षितिज। क्षितिज पर सूर्य कैसा लग रहा है कि ज्योति स्तंभ सा, स्तंभ का मतलब होता है खंबा, ज्योति ने प्रकाश, एक प्रकाश का खंबा ऐसे धंस रहा है
सरिता में यानी नदी के अंदर कवि कह रहा है कि वो सूरज एक प्रकाश के खंभे के समान नदी के अंदर धंस रहा है और वो क्षितिज पर ओझल हो रहा है। फिर क्या है, वृद्ध वृद्ध जिन विस्तृत कैंचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। गंगा नदी के किनारे गंगा का जल चल रहा है, बह रहा है, और कवि कह रहा है कि वो कैसा लग रहा है, अस्ताचल के सूर्यास्त की ओर है और वहां का वातावरण, गंगा का जल कैसा लग रहा है, उनके बारे में कहा है कि जिनका मतलब टेढ़ा, विश्लत यानी थका हुआ, कैंचुआ सा, कैंचुल सा, कैंचुल का मतलब होता है सर्प का ऊपरी आवरण, जिनको साल में एक बार उतार देता है उसको कैंचुल बोलते हैं। और वो गंगा नदी का पानी है, वो कैंचुल के समान लग रहा है। चित कबरा गंगा जल यानी चित कबरा, गंगा जल का पानी चित कबरा लग रहा है। तो इस पद के अंदर कवि ने सूर्यास्त के समय होने वाले प्रकृति में परिवर्तन के बारे में वर्णन किया गया है और मानवीकरण दिया है। मानवीकरण अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है, मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन किया गया है। कवि पंत जी ने प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन किया है। और स्तंभ सा, कैंचुल सा, यहां पे उपमा अलंकार आया है। अब दूसरा पद, दूसरे पद के अंदर नदी के किनारे और वहां की जमीन का कैसा वातावरण हो रहा है, कवि ने वर्णन किया है। धूप छहा के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर पाके। यानी नदी के किनारे जो बालू रेत है वो कैसी लग रही है, धूप छा के रंग के समान। धूप छा का रंग होता है ना, उनके समान वो नदी तट की जो जमीन है, नदी तट की जो बालू रेत है वो लग रही है। अनिल उर्मियों से सर्पांकित, सर्प अंकित यानी सर्प सा, सांप सा अंकित। अनिल यानी हवा, उर्मियों यानी किरणें, यानी हवा की किरणें उनपे से लग रही है जैसे वो सांप के जैसा बालू रेत है। फिर नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। नील लहरियों यानी नदी का पानी नीला है और उसके अंदर लहरें चल रही है। लोड़ित उनके अंदर मथा हुआ। पीला जल यानी अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश से जल कैसा हो गया है, नीला तो था और प्रकाश पड़ने से पीला हो गया है। और उसके ऊपर जलद यानी बादल, बिंबित यानी उनकी परछाई, बादलों की परछाई जल के ऊपर पड़ रही है और वो जल कैसा हो गया है, रजत के समान हो गया। रजत बादल थे वो उनके ऊपर आभास पड़ रहा है, इधर से सूरज का भी, डूबते सूरज का आभास पड़ रहा है, तो जल एकदम पीला हो गया है। फिर सिकता सलील समीर सदा से। सिकता, सिकता का मतलब होता है बालू रेत, सलील यानी पानी, समीर यानी हवा। सिकता सलील समीर सदा से यानी ये तीनों, सदा से यानी हमेशा से, सने पास में बंदे सम उज्ज्वल। ये तीनों सने पास में सम उज्ज्वल रूप से बंधे हुए, अर्थात प्रेम पास में, प्रेम के बंधन में बंधे हुए। कौन? सलील, समीर और सिकता। सिकता यानी बालू रेत, समीर यानी हवा, सलील यानी पानी। ये आपस में प्रेम में बंधे हुए है। फिर अनिल पिघल कर सलील। अनिल का मतलब होता है हवा, हवा पिघल करके क्या बन गई है, सलील यानी जल बन गई है। फिर जल ज्यों गति दर खो बन गया लवोपल। अब वो जल है वो अपनी गति को खो गया है और खो करके वो क्या बन गया है, लवोपल
लघु पल का मतलब होता है गड़ा, ओले, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े वो बन गए हैं। तो इस पद के अंदर कवि ने नदी के आसपास की रेत, वहां की बालू, सूर्य का प्रकाश पड़ता नदी के अंदर उनका वर्णन, ऊपर से बादलों का रजत आभा पड़ने वाले उनका वर्णन, और हवा, जल और बालू रेत का प्रेम, और फिर हवा का जल बनना और जल का वापिस बर्फ बनना का वर्णन किया है। और इसके अंदर भी तत्सम शब्दावली में खड़ी बोली में यह पद लिखा गया है। और सिक्ता, शरीर, समीर इसमें आपके अनुप्रास अलंकार है। तो ये दो पद इनके पूरे हो गए हैं, पहला पद और दो पद पूरे हो गए। अब है तीसरा पद। तीसरे पद के अंदर क्या होता है कि सायंकालीन वातावरण का वर्णन है और मंदिरों में आरती हो रही है। तो कवि को कैसा लगा और कैसा वर्णन किया, देखो, शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। यानी मंदिरों में जब शंख बजता है, मंदिरों में जब घंटे बजते हैं, तो उनमें से कंपन निकलती है। कंपन निकलती है तो नदी की लहरों में क्या होती है, कंपन होती है। फिर बोला दीप शिखा सा। दीप शिखा का मतलब दीपक की लो, सानी जैसा, ज्वलित पर कलश, यानी कलश, मंदिर के ऊपर लगाया जाता है कलश, ऊपर शिखर होता है, उनको कलश बोलते हैं। नभ से उठकर करता नीराजन। नीराजन का मतलब होता है आरती। अर्थात यहां पे लिखा है कि जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर कलश है और वो डूबते हुए सूरज उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो वो दीप शिखा के भांति चमक रहा है, लो के समान वो चमक रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो नभ में उठकर, आकाश में उठ करके वहां नीराजन करता, अर्थात वहां आरती करता है। फिर बोले तट पर बगलो सी वृद्ध विधवाए जप ध्यान में मगन। नदी के तट पर बगलो सी, बगुलों का कलर होता है सफेद, और वृद्ध स्त्रियां, उनका ड्रेस, कपड़े पहने हुए सफेद। तो कवि को लग रहा है कि बगुले बैठे हैं, जप ध्यान में मगन। वो वृद्ध विधवाएं नदी के तट पर शाम को आरती के समय आई है और अपने ध्यान में मग्न बैठी है बगुलों की तरह। मंथर धारा में बैठा, नदी का जल धीमी धीमी गति से चल रहा है, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो वृद्ध स्त्रियां, विधवाएं, वृद्ध स्त्रियां बैठी है, अपने ध्यान मग्न में बैठी है और अरदास कर रही है। साथ साथ में नदी का पानी मंथर गति से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और वो वृद्धाएं अपने मन के जो दुख है, वो दुख मन में वो बांच रही है। हृदय की, अपने मन की जो करुण पुकार है, वो अंतर्रोदन ने हृदय की करुण पुकार रो रही है, और वो उस मंथर गति के साथ में चलायमान है। तो ये तीसरा पद था, मंदिर की आरती के समय होने वाले परिवर्तन, होने वाला घटनाएं, नदी के किनारे वृद्ध स्त्रियों का, और मंदिर के दीप शिखा के समान लगने वाला कलश, और मंदिर के घंटों और शंख से नदी जल का कंपायमान होना। इस प्रकार का वर्णन इसमें किया है। बगुलोसी, तट पर बगुलोसी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन। बगुलोसी, इसमें उपमा अलंकार है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, दीप शिखा सा, इसमें भी उपमा अलंकार है। ठीक है, भाषा खड़ी बोली है ही। और अब आता है
चौथा पद, चौथे पद के अंदर क्या होता है? चौथे पद के अंदर क्या होता है? संध्या के समय सायंकालीन परिवेश में आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और घर दौड़ते पशुओं का वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, उनका वर्णन किया है। दूर तमस रेखाओं सी, उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, दूर इन बहुत दूर दूर, तमस यानी अंधकार, रेखाओं सी यानी अंधकार युक्त रेखा। पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो रेखाओं में उड़ते हैं, और कवि कह रहा है कि वो रेखाएं अंधकार की है। सोन खगों की पाती, आदर ध्वनि से नीरव नभ करती मुकुरित। सोन खगों की पंक्ति, सोने जैसे खग यानी पक्षी, पक्षियों की पाती यानी पंक्ति, आद्र ध्वनि नम नम ध्वनि, धीमी धीमी आवाज में, नीरव चुप, नीरव नभ यानी चुप खामोश आसमान में करती मुखरित अपनी आवाज कर रहे हैं। अर्थात दूसरी लाइन करते हैं कि सोने जैसे पंक्ति, सोने जैसे पक्षी पंक्तियों में चल रहे हैं, और वो खामोश आसमान के अंदर, एकदम सुनसान आसमान के अंदर, चुपचाप आसमान के अंदर वो अपनी धीमी धीमी गति से आवाज कर रहे हैं। फिर स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गौरज, किरणों की बादल सी जलकर। गाय गोधूली वेला में घर आ रही है तो स्वर्ण सोने, स्वर्ण चूर्ण सी सोने के चूर्ण जैसी उड़ती गौरज, गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल, उधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ऐसे लग रही है कि वो सोने का चूर्ण है, स्वर्ण का चूर्ण है। गौरज किरणों की बादल सी जलकर, अब वो ऐसे लग रही है कि जल करके बादल जैसी हो गई। सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। अब वो आकाश के अंदर ऐसे जा रहा है जैसे तीर जैसा जा रहा है, और उनके पंखों और उनके कंठों का स्वर यानी आवाज। तो इस पद के अंदर कवि ने सायंकालीन पक्षियों का घर जाना और पशुओं को घर जाना, इनके बारे में कवि ने अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। भाषा इसमें खड़ी बोली है। तो ये 4 पद थे, हमने इनको पढ़ा है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप अंत तक उन सभी विद्यार्थियों को भेज दीजिए जो कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।